हेलो बच्चा पाजी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस आज की क्लास को। एंड आपको पता है कि कल बिहार बोर्ड का आखिरी पेपर है एंड वो है संस्कृत का, है ना। तो संस्कृत का पेपर है और आपका बिल्कुल आपका आखिरी पेपर है, तो उसको भी अच्छे से देते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं बच्चा उन पे ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बोला है कि धातु रूप, शब्द रूप सबकी वीडियोस ऑलरेडी बनी पड़ी है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आपके चैप्टर वाइज, उनके प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो बिना देर करे स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 जो है वो आपको सैटरडे मिला था। सैटरडे मैंने एक क्लास ली थी जिसमें पार्ट 1 लिया था और उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैंने वहाँ पे करवाए थे, है ना बच्चा। एंड साथ ही साथ आगे जो आपके आने वाले चैप्टर हैं और जो चैप्टर हैं वो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको आपके सामने क्वेश्चन होगा, उसको देखना है एंड आंसर देना है, ओके। चलिए, तो आधे से ज़्यादा जो चैप्टर थे वो आपके फर्स्ट पार्ट में हो गए, तो मैं वापस बता देती हूँ बेटा एक बार। क्लियर क्या है कि पार्ट 1 में मैंने आपके कुछ जो थे चैप्टर आपके मैंने करवाए थे, क्लियर है। एंड साथ ही साथ आज इसका पार्ट 2 है एंड हम इसके सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। शब्द रूप जितने भी हैं और सब चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है ना, वो सब जितनी भी हैं वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो 50% जो है ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 50 क्वेश्चंस आपको करके आने होंगे। 100 में से चॉइस है, तो बहुत अच्छी खासी चॉइस मिली, अच्छे से कर सकते हो। क्या बोल रहे हो, आज एग्जाम ऊपर से भी ऊपर गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आदर्श। अभी मेरी तबीयत कैसी है, एक्चुअली मैं जीने से गिर गई थी तो मेरे सर में चोट लगी हुई है, तो दर्द है काफ़ी एंड इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ। तो थोड़ा उसी के साथ थोड़ा ना अभी मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करते हुए चलना है कि हाँ ठीक है, मैम की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगे, है ना। जैसी आवाज़ अभी है इसी फ्लो में चलेंगे। आज एग्ज़ाम खतरनाक गया है, ओह बहुत बढ़िया। चलिए बच्चा, हिंदी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देख कर आए हैं, है ना। अब बारी जो है हमारी किसकी है बच्चा, बारी अब हमारी संस्कृत की है, बिल्कुल लास्ट पेपर, तो उसको भी अच्छे से देना है। क्वेश्चन देखेंगे एंड आपको क्या देने हैं मेरे बच्चे, आंसर देने हैं, ठीक है। चलो तो आ जाओ फटाफट से जल्दी से। तो सबसे पहला आपका देखो, मैं पहले बता रही हूँ 4 चैप्टर ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में करा दिए हैं, आपको आगे वाले चैप्टर्स के करवा रही हूँ मैं, ठीक है। ओके बेटा, तो बताइए पुराण के रचनाकार बेटा कौन है, बताओ जल्दी से, पुराण के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन आप लोगों को बेटा दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। बेटा संस्कृत की मेरी कुछ वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ चैप्टर्स की, सारे चैप्टर्स तो बेटा मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से करवा रही हूँ, चैप्टर्स में कोई कमी नहीं, क्योंकि चैप्टर्स के तो नहीं मिलेंगे बेटा, है ना। तो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको सारे करवा रही हूँ। एंड याद रखना, जिसने ऑब्जेक्टिव कर लिया 50 नंबर तो सीधा वहीं से ले गए वो बच्चा। हाँ जी, चलिए तो बेटा कौन थे, महर्षि वेदव्यास, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, देव, भारत, विश्व या फिर पाटलिपुत्र। हाँ जी बच्चा बताइए जल्दी से, किसकी महिमा जो है सर्वत्र पाई जाती है, देव, भारत, विश्व या फिर आपका पाटलिपुत्र। वेरी गुड, किसकी गाई जाती है, भारत की। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्या कि इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, भारत का करते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बेटा बांग्लादेश। सोचने की बात नहीं है, सोचने की बात है इस क्वेश्चन में। हाँ जी बच्चा जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। वेरी गुड, क्या है बेटा, भारत, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या फिर ये भी हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि मेहनत खुद से की जाती है। एक टीचर जो है वो सिर्फ राह दिखा सकता है ना, पढ़ना खुद से होता है। एंड अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हैं एंड पूरे साल ठीक से नहीं पढ़े हैं, देन आप दूसरे को ब्लेम करते हैं, अरे मैम
आप तो पढ़ा ही नहीं रहे हो, अरे सर आप तो पढ़ा ही नहीं रहे हो, या फिर अरे भाई तुमने नहीं पढ़ा। दूसरा तो पूरे साल पढ़ा रहा है, तुमने कब पढ़ा है, तुमने क्या पढ़ा है, ये तुमने देखा है? क्योंकि इंसान कभी अपनी गलती थोड़ी ना मानता है ना। इंसान तो हमेशा दूसरे की गलती जानने, मतलब कहो तो दूसरे में ही गलती निकालता है, अपने में कभी किसी को कोई कमी नज़र थोड़ी ना आती है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अरे मैम कैसे करें कैसे करें क्या करें। बेटा पूरे साल क्यों नहीं पढ़ा था? जब पूरे साल हम लोग चिल्लाते रहे बेटा पढ़ लो, उस टाइम तुम्हें नहीं पढ़ना था। फिर उसके बाद भी एग्ज़ाम आने के पास तक हम लोगों ने बेटा गाया कि बेटा हर क्लास में रहो, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ना। अपनी धुन में रहना है तो फिर अपनी धुन में रहो, है ना। अपनी कमियों को भी तो देखो, तुमने कब पढ़ना स्टार्ट किया है। फिर लास्ट में बच्चों को डर लग जाता है, अरे फेल तो नहीं हो जाऊंगा। अब क्यों डर है फिर फेल होने का, जब पूरे साल नहीं पढ़े? जो बच्चे पढ़े हैं उनसे पूछो कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है पूरे साल, है ना। और तुम सोचते हो कि बिल्कुल ही एकदम से कि एक दिन पहले पढ़ लूं और मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, ऐसे नहीं होता, है ना। तो जब हम किसी दूसरे को बोलते हैं, हमें खुद को देखना चाहिए कि हमने क्या गलती करी हुई है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल भारत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन गीत गाते हैं? देवता, दानव, मनुष्य, या फिर बेटा कोई नहीं? यूपी बोर्ड से कल मैथ का पेपर है, ऑल द बेस्ट मेरे बच्चा। संस्कृत में ट्रांसलेट करना सिखा दूं, अभी लास्ट में बता दूंगी क्या ट्रिक अपनानी है। ठीक है, चलिए कौन गीत गाते हैं बेटा? देवता गीत गाते हैं, अभी स्टार्टिंग में भी आया था, है ना। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्या हो जाता है कि भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्यों करा रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अगर आप 50 देखो 100 आते हैं, 50 करने होते हैं, 50 के 50 से 50 के 50 में नंबर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, संस्कृत में तो देना ही देना है, सभी में दिया है, इसमें भी देना ही है। रही बात और पार्ट की कि मैम व्याकरण वाला कैसे पाठ करें, वीडियोस अवेलेबल है नेट पे मेरी वाली, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो संस्कृत की, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड रही बात इसके क्वेश्चंस की, तो बिहार बोर्ड के जितने भी जो क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर में से ही आने हैं। ठीक, थ्योरी पता है, लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी किस तरीके से करके आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? भाई सिंपल सी बात है, देवता ही करते हैं यहाँ पे, है ना। आंसर नेक्स्ट बताइए, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? वहां, पटना, यहाँ, या फिर सभी जगह? हाँ जी बेटा, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? बेटा संस्कृत में ऐसे कैसे लिखना है मैम, इस अनुवाद को कैसे लिखना है, वो कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो बेटा भारत की जो महिमा है कहाँ गाई जाती है? भाई सभी जगह गाई जाती है, किसी एक जगह पे नहीं गाई जाती, है ना। नेक्स्ट आगे आ जाइए, भारत भूमि किससे आपकी सेवित है? क्या वो सागर से है, क्या वो पर्वत से है, क्या वो झरना से है, या फिर है उपयुक्त सभी? बताइए बच्चा क्या हो जाएगा? हाँ जी, मातृभूमि किससे सेवित है? चलिए तो बेटा किससे है? अगर आप देखो सभी से है, सागर हो, पर्वत हो, या फिर झरने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, जगत का गौरव कौन है? जल्दी से बताइए। हाँ जी बच्चा, जगत का गौरव कौन है? भारत। कौन है बेटा? भारत। नेक्स्ट, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक जो है बेटा वो कहाँ से संकलित है? क्या वो विष्णु पुराण से है, पद्य पुराण से है, भागवत पुराण से है, या फिर वराह पुराण से है? बताइए। भारत महिमा जो चैप्टर है आपका, इसका जो प्रथम पद है या हम कह सकते हैं जो श्लोक है वो कहाँ से संकलित है?
कहाँ से बेटा? वेरी गुड, विष्णु पुराण से। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा था? कालिदास ने, नारद ने, अध्यक्ष ने या फिर नारायण पंडित ने? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? हाँ जी, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? कालिदास ने, नारद ने, अध्यक्ष ने, नारायण पंडित ने? वेरी गुड, किसने बेटा? अध्यक्ष ने रचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी भारतीय धरा कैसी है? बेटा भारतीय धरा जो है वो कैसी है? क्या वो हरी भरी है, ऊंची नीची, विशाला? बताइए जल्दी से, हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो बेटा भारतीय धरा कैसी है? विशाल, विशाला कह सकते हैं। नेक्स्ट, जगत का गौरव कैसा है? तो भाई जगत का गौरव शोभनीय है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। अच्छा, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? कलह, एकता, अनेकता या फिर शोक रहित? हाँ जी बच्चा, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? कलह, एकता, अनेकता या फिर शोक रहित? तो याद रखिएगा बेटा, एकता। ठीक है, नेक्स्ट, देवता क्या गाते हैं? देवता अगर हम देखें तो भाई क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, भारतीय संस्कार कितने हैं? बताइए बेटा, भारतीय संस्कार कितने हैं? कितने हैं? 24, 20, 18 या फिर 16? वेरी गुड, कितने हो जाते हैं बेटा? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? शिक्षा संस्कार में, मृत्यु के बाद के संस्कार में, ठीक है, जन्म पूर्व संस्कार में या फिर विवाह संस्कार में? हाँ जी, किसमें बेटा? तो वो है जन्म पूर्व संस्कार में। नेक्स्ट, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? जल्दी से बताएं। हाँ जी, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? चलिए, तो बेटा वो कितने होते हैं? 5, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में कितने संस्कार हैं? 2, 4, 5 या फिर 6? हाँ जी बेटा, बचपन में कितने संस्कार हैं? चलिए, वेरी गुड, कितने हैं बेटा? 6। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? क्या वो समारोह का आयोजन हो जाता है, लोगों का सम्मिलन हो जाता है, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है, या फिर दान धर्म होता है? तो बेटा दोष दूर होते हैं और गुणों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? यहाँ पे दिया हुआ है सहिष्णुत्व, व्यक्तित्व, करुणत्व और मानवत्व। तो अगर हम देखें 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा? हाँ जी, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो याद रखना, व्यक्तित्व का। ठीक है, इंसान के खुद के व्यक्तित्व का क्या होता है? निर्माण। नेक्स्ट, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आ जाता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या फिर शिक्षा? हाँ जी, बताइए बेटा, किसके अंतर्गत आ जाता है? आपके शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है? यहाँ पे 2 में, 4 में, 5 में या फिर 6 में?
तो संस्कार को जो बेटा बांटा गया है वो 5 में बांटा गया है। बेटा इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था संस्कार का, तो इन क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान रखना कि कितने भागों में बांटा गया है, किसके कितने भाग हैं, ये सब चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, मरने के बाद कितने संस्कार हैं? हाँ जी बेटा, मरने के बाद कितने संस्कार हैं? तो कितने हो जाते हैं आपका? 1। नेक्स्ट, अच्छा, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या फिर शिक्षा? तो विवाह के बाद वो किसमें? गृहस्थ जीवन में, जब शादी हो जाती है तभी क्या होता है बेटा? वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, हाँ जी, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो बेटा वो जन्म पूर्व के अंतर्गत आ जाता है। हाँ जी, अत्येष्ट संस्कार कब होता है? क्या वो जन्म पूर्व होता है? क्या वो आपका प्राणी ग्रहण हो जाता है मरने के उपरांत या फिर जीवन? तो मरने के उपरांत होता है। नेक्स्ट, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या फिर शिक्षा? हाँ जी बेटा, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो अगर हम देखें तो बेटा वो किसके? शिक्षा के अंतर्गत आता है। जब लिखना स्टार्ट करेगा, पढ़ाई क्या होती है? शिक्षा। नेक्स्ट, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या फिर शिक्षा? तो बेटा सप्तपदी की बात करें तो ये विवाह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत है? तो बेटा गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, तो वो आपका विवाह से संबंधित। नेक्स्ट, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सोचने की बात नहीं है, विवाह। नेक्स्ट, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? तो आपका कौन सा होता है? जो संस्कार होते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत है? विवाह, शिक्षा, गृहस्थ या फिर जन्म पूर्व? तो जन्म पूर्व। ठीक है, जन्म नहीं होता, जन्म से पहले कहाँ होता है भाई? माता के गर्भ में होता है ना शिशु। नेक्स्ट, जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? तो बेटा जन्म से पहले आपके 3 संस्कार हो जाते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? तो वो 1 ही होता है। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है बेटा? वो आ जाता है शैशव के अंतर्गत। भारतीय संस्कृति का परिचय बेटा किससे मिलता है? क्या संस्कृत से मिलता है? क्या ज्ञान से मिलता है? क्या संस्कारों से मिलता है? या फिर मिलता है विज्ञान से? हाँ जी, भारतीय संस्कृति का जो परिचय मिल रहा है वो किससे मिलता है? बिल्कुल, किससे बेटा? संस्कारों से मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर है नीति श्लोका। तो नीति श्लोक के रचनाकार कौन है बेटा? महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर कालिदास? क्वेश्चन नंबर एंड आंसर दीजिएगा। क्या होगा मेरे बच्चे, जल्दी से बताइए। चलिए, तो बेटा क्या हो जाता है आपका? महात्मा विदुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, विदुर नीति के संकलित पाठ का नाम क्या है? तो भाई नीति श्लोक, सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? मनुस्मृति, मेघदूत, रामायण या फिर विदुर नीति? तो विदुर नीति आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नेक्स्ट बताइए, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? दुशासन, कृष्ण, अर्जुन या फिर धृतराष्ट्र? बताइए बच्चा। हाँ जी, क्या हो जाएगा? हाँ जी, किस प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? वेरी गुड, कौन? धृतराष्ट्र। वेरी गुड शिवम। नेक्स्ट, नेरक के कितने द्वार होते हैं? हाँ जी, 1 2 3 4, तो बेटा 3 द्वार हो जाते हैं। नेक्स्ट, क्षमा किसकी हत्या करता है? बताइए बेटा, क्षमा किसकी हत्या करता है? धर्म की, अर्थ की, काम या फिर क्रोध? तो बेटा क्षमा जो है वो किसका? क्रोध की हत्या कर देता है। नेक्स्ट, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें, धर्म आपका। नेक्स्ट, किससे सुख की प्राप्ति होती है? धर्म से, अहिंसा से, काम से या फिर क्रोध से? हाँ जी बेटा, किससे सुख की प्राप्ति होती है? धर्म से, अहिंसा से,
काम से या फिर क्रोध से? तो याद रखना कि क्रोध से, यहाँ पे अगर हम देखें आपका जो ऑप्शन दिया गया है, एक चीज़ याद रखना बेटा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि क्रोध से कभी नहीं होता है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या है? देखो, काम से भी नहीं होगी, अहिंसा धर्म से होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। हाँ जी, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? क्या धर्म हो जाता है, अर्थ हो जाता है, विद्या हो जाता है, या फिर क्रोध हो जाता है? तो बेटा विद्या एक ऐसा धन है जिसको ना ही आप किसी से चुरा सकते हो, है ना। तो ये विद्या जो है ये क्या है? एक ऐसा धन है जिससे क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट, किससे विद्या की रक्षा होती है? सूत्य से, अभ्यास से, उबटन से, या फिर आचरण से? तो बोलते हैं ना, जितनी प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा बेटर होता है। तो अभ्यास क्या है? विद्या की क्या होती है? रक्षा होती है। आप सोचो कि आप आज पढ़ रहे हो, फिर एक साल नहीं पढ़ रहे हो, तो पूरे साल आपको यानी कि चीजें समझने, आप अगले साल कुछ भी नहीं पता होगा, भूल जाओगे। तो निरंतर अभ्यास से क्या होती है? विद्या की रक्षा होती है, आपकी नॉलेज बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है बेटा? सत्य से होती है। ठीक है, नेक्स्ट, रूप की रक्षा किससे होती है? तो वो उबटन से होती है। खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से, उबटन से, अभ्यास से, या फिर सत्य से? बेटा खानदान की रक्षा, ये तो बहुत सिंपल है, किससे होगी? आपका आचरण का, जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा, आचरण होगा, है ना। नेक्स्ट, घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो बेटा घर की लक्ष्मी जो होती है वो स्त्री होती है ना, बोला जाता है। नेक्स्ट, अपयश को कौन नष्ट कर देता है? तो उसको नम्रता नष्ट कर देती है। नेक्स्ट, गरीबी को कौन समाप्त करता है बेटा? गरीबी को उद्योग, काम धंधे होते हैं तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है बेटा? वो सब आपका सभ्य व्यवहार। नेक्स्ट, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। तो याद रखना कि 6 दोष हैं जिनको उसे त्याग देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं बेटा? नरक के द्वार, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, चलिए बेटा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट, कर्मवीर कथा जो है समाज के किस वर्ग की कथा है? यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, धनी की, दलित की, कुलीन, या फिर अल्पसंख्यक? तो याद रखना कि दलित की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी थी? शिक्षक की, महाविद्यालय की, राम प्रवेश राम की, या फिर राम प्रवेश पिता की? बेटा यहाँ पे आप पूछो कि मैम पीसीबी और पीसीएम का मतलब है? बेटा पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड पीसीएम का हो जाता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति होती है बेटा? राम प्रवेश राम की। नेक्स्ट, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था, है ना? तो भीकन टोला, जीवन टोला, रामा टोला, रोहन टोला? तो आंसर क्या है बेटा आपका? भीकन टोला का। नेक्स्ट, शिक्षक ने किससे यानी पढ़ाना आरंभ किया? यानी कि शिक्षक जो था उसने किससे को पढ़ाना आरंभ किया था? बालक को, बालिका को, महिला को, या फिर राम प्रवेश राम को? तो बेटा राम प्रवेश राम को शिक्षक ने पढ़ाना आरंभ किया। नेक्स्ट, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया था? घर में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, गांव में, या फिर स्कूल में? तो उसने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट, किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था? तो याद रखना पिता के। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, भीकन टोला किस प्रांत में है? बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। नेक्स्ट, भीकन टोला देखने कौन आए थे? तो भाई वो शिक्षक आए थे देखने। नेक्स्ट पर आ जाइए, स्नातक जो परीक्षा होती है उनमें राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? बताइए बच्चा, कौन सा स्थान प्राप्त किया था? द्वितीय, तृतीय, प्रथम, या फिर कोई नहीं? तो प्रथम स्थान उन्होंने क्या किया था? प्राप्त किया था। ओके, नेक्स्ट, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो भाई याद रखना बेटा महत्तम पद। नेक्स्ट, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? क्या जो बलवान होते हैं उनके पास? क्या जो ज्ञानवान होते हैं उनके पास? धूर्त के पास, या फिर उद्योगी के पास? तो याद रखना उद्योगी के पास। नेक्स्ट है, कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था?
मैट्रिक, स्नातक, केंद्रीय लोक सेवा या फिर राज्य लोक सभा, तो भाई आपका क्या हो जाता है, केंद्रीय लोक सेवा में। नेक्स्ट, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा, भाई किसकी ख्याति थी, भाई राम प्रवेश राम की, जिसकी स्टोरी चल रही है ना। नेक्स्ट, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करते हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश, तो याद रखना लक्ष्मी माँ, है ना। नेक्स्ट, दलित पुरुष का नाम क्या था, तो भाई उसका नाम था राम प्रवेश राम, जिसकी स्टोरी चल रही है वही तो होगा। हाँ जी, कर्मवीर कौन है, बिना सोचे समझे राम प्रवेश राम। आगे आ जाओ, बालक किससे, यानी कि जो बच्चे थे, है ना, तो बालक किसके शिक्षण शैली से क्या हुआ था, आकृष्ट हुआ था, तो भाई वो शिक्षक के। क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ जी, चैप्टर नेक्स्ट है। तो आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई है, बिल्कुल मुंबई में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था, झंकारा, टंकारा, लंकारा या फिर है वो अंकारा। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो टंकारा का हुआ था, गांव में हुआ था। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1875 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल शंकर किसका नाम था, स्वामी दयानंद का, राधा मोहन ओझा, पंडित राम स्वरूप शुक्ल या फिर गणेश ओझा। तो यहाँ पे क्या आंसर है आपका, स्वामी जो दयानंद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन थे, तो भाई क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद। क्लियर। आगे आओ, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया, निर्धन, दलित, अल्पसंख्यक या फिर असहाय, तो बेटा दलित। ठीक है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद का जन्म हुआ तो कब हुआ था, तो 1824 में जो हुआ था उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, क्या वो शिव के थे, विष्णु के थे, गणेश के थे या फिर इंद्र के थे, तो शिव के उपासक थे। आगे आ जाइए, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था, तो बेटा 1883 में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद कौन थे, तो भाई आर्य समाज के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सुधारक कौन थे, स्वामी दयानंद थे, राधा मोहन ओझा थे, पंडित राम स्वरूप शुक्ल थे या फिर गणेश ओझा थे, तो भाई स्वामी दयानंद। ओके। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ वो किस प्रांत में हुआ था, क्लियर है। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो किस प्रांत में हुआ था, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से, गुजरात, बिहार, राजस्थान, पंजाब। आंसर क्या है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है बेटा, सत्यार्थ प्रकाश तो वो स्वामी दयानंद की ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्या बोल रहे हैं कि किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था, तो ब्रिजानंद जो थे उनके कहने पर किया था। आगे, निम्न में से कौन जो मूर्ति पूजा होती है उसके विरोधी थे, तो कौन थे, स्वामी दयानंद थे, है ना। नेक्स्ट, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे, भाई तो वो मथुरा चले गए थे। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था, अभी बताया था गुजरात में हुआ था। कहाँ पे, गुजरात के टंकारा गांव में। नेक्स्ट चैप्टर आ जाइए। नेक्स्ट चैप्टर में बोल रहे हैं मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है, तो भाई वो है महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है, भाई रामायण के कौन है, वाल्मीकि। ठीक है। नेक्स्ट, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, रामायण का, महाभारत का, रघुवंश का या फिर भगवत गीता। तो रामायण, यानी कि अयोध्या कहाँ थे, भाई राम की नगरी है ना, तो कहाँ पे पढ़ते हो, रामायण में। नेक्स्ट, रघुवंश काव्य की रचना जो है बेटा वो किसने की थी, क्या वो महात्मा विदुर ने की थी, क्या वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी, महर्षि वेदव्यास ने की थी या फिर कालिदास ने की थी। तो याद रखना, कालिदास ने रघुवंश काव्य की क्या की थी, रचना की थी। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है, तो चित्रकूट जो पर्वत है उसके क्या होती है, उसके पास, यानी उसके निकट प्रवाहित होती है, बहती है। सीत रामचंद्र की थी, यानी भाई सीता जो थी, ठीक है, वो कौन थी, रामचंद्र जी की, भाई अगर हम देखें भाई पत्नी थी सीता जी, है ना, किसकी बेटा, जो राम जी थे उनकी पत्नी थी, कौन, जो सीता माता थी। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी कहाँ पर है बेटा, मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट के पास प्रवाहित होती है। आगे आओ, मंदाकिनी का वर्णन बेटा रामायण के किस कांड में है, तो अयोध्या कांड में है। आगे आ जाइए, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है, आपका मंदाकिनी का ही तो वर्णन है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, भाई वहां पे ऋषि स्नान करते हैं। मंदाकिनी राज की क्या दिखाई देती है, यानी क्या दिखती है वहां पे, नलिनी में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे आओ,
जल्दी जल्दी स्पीड से पकड़ना है, ठीक है, फटाफट स्पीड पकड़ो। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? जस्ट अभी बताया यार, चित्रकूट नदी। नहीं, आधी चीजें तुम्हें क्लास में याद हो जाती होंगी। नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत, नदी, वृक्ष या फिर पक्षी? तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, नाचने के समान बोला गया है, याद रखना कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? नदी आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है यहाँ पे? तो वो है आपकी मंदाकिनी। क्लियर है? नेक्स्ट पर आ जाइए। व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? तो भाई वो हैं आपके नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्रपट आपकी पथिक जो कथा है, ठीक है, पूछ रहे हैं कि भाई वहां पे हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? ठीक है, क्या वो यहाँ पे मित्र लाभ खंड से लिया गया है, शत्रु लाभ खंड से लिया गया है, अपरिचित खंड या फिर मनुष्य लाभ खंड? तो मित्र लाभ खंड से लिया गया है। नेक्स्ट, कुत्र तव कंडकम, यह किसने कहा था? तो भाई बूढ़े बाघ ने कहा था। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है बेटा, आपके फ्रेंड्स अगर चिट लेकर जाते हैं, चीटिंग कर रहे हैं, वो उनकी हेडेक है, बट मैं आपको यही सलाह दूंगी, चीटिंग नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए अच्छे से पढ़ के जाओ अपना, ठीक है, क्योंकि एक बार पकड़े जाते हो कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती है। दूसरा सोचता है कि भाई शायद इसने सारे पेपर ही ऐसे दिए, तो यार अगर कोई दूसरा आपका फ्रेंड कर रहा है तो आप प्लीज़ वो गंदी हरकतें मत करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो कौन था बेटा? व्याघ्र। ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए फटाफट से। पति किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो बूढ़े बाघ के द्वारा खाया गया था, है ना। बेटा मैं गिर गई थी जीने से, जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द है, तो मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पा रही हूँ, है ना। नेक्स्ट, हाँ जी, व्याघ्र के हाथ में क्या था बेटा? व्याघ्र के हाथ में आपका स्वर्ण कंगन था एक, है ना। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? तो भाई उसका होता है हित का उपदेश। नेक्स्ट पर आ जाइए। पथिक को किसने मारा था बेटा? व्याघ्र, सिंह यानी कि शेर, मनुष्य और आपका सर्प, तो वो जो व्याघ्र था उसने मारा था। नेक्स्ट, पथिक कहाँ फंस गया था? नदी, तालाब, कीचड़ या फिर गंगा तट? तो कीचड़ में वो फंस गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम जो है वो प्रकट होता है? क्रोध, लोभ, मोह या फिर मूर्ख? तो लोभ यानी कि लालच, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लोभ से प्रभावित हुआ था? यानी लालच से। पथिक हुआ था आपका दुर्जन यानी सज्जन, और दानव तो जो पथिक था, ठीक। नेक्स्ट, कौन वंशीन था? व्याघ्र, दुर्जन, आपका सज्जन, दानव, तो वंशीन था कौन भाई? आपका व्याघ्र जो था। ओके, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो ज्ञान के बिना। नेक्स्ट, दानशील कौन था? व्याघ्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से ली गई है? पंचतंत्र से, हितोपदेश से, रामायण से या फिर महाभारत से? तो क्या हो जाएगा आंसर? हितोपदेश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुराचारी कौन था? दुराचारी भाई कौन था? व्याघ्र था, है ना। पूरी जो चैप्टर है उसी पे बेस्ड है। किस जीव पर विश्वास यानी कि भाई विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक पे, अहिंसक पे, दोनों पे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई जो हिंसक होते हैं, है ना, उन पे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए बेटा? विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? रुपए, स्वर्ण कंगन, सोना, रुपए की थैली? तो भाई स्वर्ण कंगन देना चाहता था। अच्छा, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? उन्नति की ओर, विनाश की ओर, ऊपर या फिर नीचे? देखो भाई लालच कहाँ ले जाता है? भाई विनाश की ओर लेकर जाता है। आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो बेटा वो आपका कर्ण भार से लिया गया है। बेटा बहुत कम समय में पूरे चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव रिवाइज करें, सुन लो ध्यान से। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका महेंद्रम भिक्षा याचे, ऐसा किसने कहा था? तो भाई वो शक्र जो थे उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, सूर्यपुत्र कौन थे? भीम, अर्जुन, कर्ण या फिर युधिष्ठिर? तो भाई जो कर्ण थे वो कौन थे? सूर्यपुत्र थे। अक्सर आपने सुना भी होगा, है ना, जब हम महाभारत वगैरह पढ़ते हैं। नेक्स्ट, भास के कितने नाटक हैं? तो भाई भास के आपके 13 नाटक, यानी कि आंसर सीधा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव, पांडव, राम या फिर हनुमान? तो भाई कौरवों की साइड से लड़ रहा था, है ना। नेक्स्ट, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? इंद्र, विष्णु, शिव या फिर नारद? तो याद रखना कि जो इंद्र थे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दानवीर कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। तो भाई याद रखना जो कर्ण थे वो बहुत बड़े दानवीर थे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, कर्ण किस देश का राजा था? तो भाई वो अंग देश का था। नेक्स्ट, कर्ण किसका पुत्र था? आपके भाई कुंती का। नेक्स्ट, भिक्षक किस वेश में आया था? राजा, भिखारी, मंत्री या फिर ब्राह्मण? तो वो भिखारी के वेश में आया था। नेक्स्ट, कर्णभारम नाटक किसकी रचना है? तो याद रखना कि भास की रचना है। नेक्स्ट, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? क्या वो शिक्षा नष्ट हो जाएगी समय के साथ साथ? धन, सभी या फिर भिक्षा? देखो शिक्षा तो कभी खत्म ही नहीं होती है ना। तो यहाँ पे समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? आपका शिक्षा नहीं होगा बेटा, इसका ऑप्शन नंबर सी करना कि धन नष्ट हो जाता है, ठीक है। देखो समय तो नहीं आपका यहाँ पे नहीं, शिक्षा नहीं होता है, क्योंकि कितना भी समय बदल जाए शिक्षा तो वही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव, पांडव, राम या फिर हनुमान? तो भाई जो पांडव थे उनकी तरफ से था, आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है। नेक्स्ट, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र को दिया, भीष्म को, कृष्ण को या फिर युधिष्ठिर को? तो जो इंद्र थे उनको दिया गया था। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं एंड सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कल मॉर्निंग में बेटा कोई क्लास नहीं चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, कवच और कुंडल किसके पास थे? भाई कर्ण के पास थे। नेक्स्ट, कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की थी? उन्होंने अपना सिर देने की इच्छा प्रकट की थी। बेटा ग्रामर के ऑलरेडी लेक्चर जो हैं यूट्यूब पर पढ़े हैं, आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? तो बेटा उसे भेदा नहीं जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ फटाफट से, क्या बोल रहे हैं? ना दांतव्यम ना दांतव्यम, यह किसने कहा था? तो ये जो कहा था, ये जो शल्य थे उन्होंने कहा था। हाँ जी, नेक्स्ट, कर्णस्य दानवीरता पाठ की लेखक कौन है? तो भाई भास है। चैप्टर वाइज चल रहे हैं एंड आप फिर भी बहुत इजीली बता सकते हो, है ना। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्या है विश्व शांति पाठ का, कि विश्व शांति पाठ में किसका वातावरण का चित्रण किया गया है? तो भाई यहाँ पे अशांति का चित्रण किया गया है। देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? तो याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ओके, जिसको आप सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट, दुख का विषय क्या होता है? शांति, शांति, सार्वभौमिक अशांति या फिर सार्वभौमिक शांति? तो सार्वभौमिक जो अशांति होती है वो दुख का विषय है। नेक्स्ट, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो भाई द्वेष पैदा कर देता है। नेक्स्ट, अशांति मानवता का क्या कर रही है? तो भाई वो विनाश ही कर रही है, कोई वहां पे अच्छा तो कर नहीं रही है। किसके बिना ज्ञान आपका जो बाहर स्वरूप है वो भाई यानी कि भाई व्यवहार, क्रिया के बिना क्या बाहर है? धन, दौलत, सामान, ज्ञान। तो बिल्कुल ज्ञान, इससे पहले भी इसका रिलेटेड क्वेश्चन आया है। हाँ जी, विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? तो याद रखना सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रि, उषा काल। तो जो सूर्योदय होता है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई बैर को कौन बढ़ाता है? तो भाई बैर को जो बढ़ाता है वो स्वार्थ बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता के विनाश का भय किससे है? शस्त्र, अस्त्र, दोनों या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, तो अस्त्र जो होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? भाई शीत युद्ध चल रहे हैं। नेक्स्ट, क्या बलपूर्वक निवारणीय हो जाता है? तो स्वार्थोपदेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशांति के कारण कितने होते हैं? भाई अशांति के जो है वो 2 कारण आपके हो जाते हैं। जल्दी से फटाफट से आएंगे बेटा, 50 ऑब्जेक्टिव आएंगे, सारे सही कर लेना। तुम्हें चॉइस भी मिली हुई है ना, चॉइस मिली हुई है ना। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट से, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो भाई शांति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो संसार। क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो भाई उदार चरित्र वाले वसुधैव कुटुंबकम, संस्कृत का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है 14th, क्या बोल रहे हैं? भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो भाई किसकी? शास्त्र की। नेक्स्ट, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक, छात्र, प्राचार्य या फिर लिपिक हो जाता है? तो कौन करता है? आपके जो शिक्षक होते हैं वो किस में? वर्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, किसके 6 अंग है? रामायण के, महाभारत के, पुराण के या फिर वेद के? तो जो वेद हैं उनके। नेक्स्ट, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का, बालक का, राजा का या फिर छात्र का? तो भाई शिक्षक का ही करेगा जो छात्रों के, स्टूडेंट किसका? अगर हम बात करें
वहाँ पे जो अभिवादन मतलब कि उनका सम्मान करना एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो भाई आपका जो प्रश्नोत्तर शैली है उसमें है। नेक्स्ट है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? व्यास, पाणिनि, चाणक्य या फिर आर्यभट्ट? तो जो पाणिनि है उनका व्याकरण प्रसिद्ध है। जल्दी से नेक्स्ट, ज्ञान का शासक कौन हो जाता है? शास्त्र हो जाता है, विवेक हो जाता है, ज्ञान हो जाता है या फिर धन हो जाता है? बेटा पूरी संस्कृत की बुक के आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इससे बाहर नहीं आने हैं। पार्ट 1 इसका मैंने सैटरडे करा दिया, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, एंड सेकंड पार्ट इसका आज ही है। तो ज्ञान का शासक कौन हो जाता है? आपका शास्त्र हो जाता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन करा रहा है? शास्त्र करा रहा है, विवेक करा रहे हैं, ज्ञान करा रहा है या फिर धन कर? तो भाई शास्त्र, ठीक है, तभी पुराने जमाने में शास्त्रों का बहुत ही गहराई से उनको अध्ययन कराया जाता था। अच्छा, वेदांग कितने हैं? 3 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 4? तो याद रखना कि 6 होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, उच्चारण क्रिया का बोध कौन कराता है? शिक्षा, कल्प, छंद या फिर ज्योतिष? तो याद रखना कि जो शिक्षा है, ठीक है, वो किसका उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। अच्छा, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो भाई वो जो है वो है यास्क। नेक्स्ट, छंद के रचयिता कौन हो जाते हैं? हाँ जी, छंद के रचयिता, तो भाई छंद के रचयिता कौन है? पिडगल। नेक्स्ट, ज्योतिष के रचयिता कौन है आपके यहाँ पे? तो वो है लगधर। नेक्स्ट, कर्मकांड के रचनाकार कौन है भाई? तो वो आपके कौन हो जाते हैं? गौतम। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कपिल हो जाते हैं। आगे आ जाइए फटाफट से, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वो है आपके गौतम। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो भाई वैशेषिक दर्शन के संस्थापक जो हैं वो है कणाद। आंसर ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन हो जाते हैं? जैमिनी हो जाते हैं, ठीक है। आगे आइए, वेदांत प्रदर्शन के संस्थापक जो हैं वो कौन है? तो भाई वो है आपके बद्रायण। कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? भाई पराशर जो है उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, आर्यभट्टनामा के रचनाकार कौन है? तो वो खुद कौन है भाई? आर्यभट्ट है। हाँ जी, वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो वराहमिहिर हैं, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी। मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता उसे कहते हैं क्या? शास्त्र। क्लियर। नेक्स्ट, बेटा अभी डाउट लूंगी, ठीक है। चरक संहिता क्या है? तो भाई वो आपका आयुर्वेद शास्त्र है। चलिए भाई, तो यहाँ पर आगे सारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। पूरी बुक के करा दिए मैंने। पार्ट 1 मैंने बेटा आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको सैटरडे करा दिया था, ठीक है। पार्ट 1 जो था यार, ध्यान से सुन लो, इसका सैटरडे आपका हो गया था, उस वीडियो को देख लेना। पार्ट 2 मैंने आज करा दिया है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं करा दिए हैं। धातु रूप जितने भी हैं बेटा वो ऑलरेडी ही आपके, अगर मैं बात करूं चैनल पे आपका डाउट ना 10th HM है, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, जब आप सर्च करोगे वीडियोस मिल जाएंगी। एंड रही बात निबंध की, देखो निबंध जो है वो कैसे लिख कर आना होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी अपना बनाना आता है, कैसे बनाना आता है कि अनुवाद है ना, कि भाई मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, भारत देश ऐसा है, किसी टॉपिक के ऊपर भी आ जाता है। अगर आपको हिंदी में बनाना आता है तो इंग्लिश में आप इंग्लिश के संस्कृत में आप इजीली बना सकते हो। अगर आपको ये पता है कि भाई कौन सी धातु इस्तेमाल होनी है, कि भाई क्या पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, क्या हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं वहाँ पे, या फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। धातु रूप उसी अकॉर्डिंग इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। क्लियर। और जितने भी शब्द धातु रूप हैं वो ऑलरेडी नेट पे वीडियो में मिल जाएंगे आपको। ऐसे तो भाई वो कुछ भी दे सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। मेन आप याद रखना कि जो 100 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, ट्राई करना कि ये जो 100 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं आपके, इनमें से, क्योंकि आपको 50 ही करने होंगे, ट्राई करना कि ये 50 के 50 ठीक हो जाए। टोटल नंबर आपका जो है वो 100 नंबर का पेपर आ रहा है, और 100 नंबर का पेपर है, 100 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, 50 करना है, 50 का आपका दूसरा वाला पार्ट आएगा, है ना। तो बस उसी अकॉर्डिंग आपको करके आ जाना है। क्लियर है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बिहार बोर्ड में जितने भी बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। निबंध में आप अपनी तरफ से कुछ भी पॉइंट बनाकर लिख कर आ सकते हैं। याद रखना, कुछ भी छोड़कर बस एग्जाम में नहीं आना है। सब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो जो अगर आपने चैप्टर पढ़ी है ना, चैप्टर पढ़ा है, तो थ्योरी अगर आपको पता है कि भाई इस चैप्टर में ये कहानी थी, तो आप वहाँ पे ईजिली ही क्या कर पाओगे, क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। चलिए, और अनुवाद भी भाई कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। कल है लास्ट पेपर, अच्छे से देकर आना। ऑल द बेस्ट बच्चा, पार्टी अच्छे से एग्जाम दो। मिलती हूँ आपसे सेशन में एक नए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।